नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात 12 वर्षों के उस विकास यात्रा की जिसके जरिए सरकार गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है। वहीं विपक्षी एकता की कवायद के बीच सहयोगियों की नाराजगी कई नए सवाल खड़ी कर रही है। और नई दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में क्या कुछ रहा खास, किस तरह से तार तार हो रही है ये बैठक की में एकता और पूछे जा रहे सवाल, इस पर विस्तार से दिखाएंगे पूरी खबर। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची हलचल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा आज हमारे साथ होंगे केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनसे विशेष पॉडकास्ट में होगी नए भारत के विकास, तकनीक और भविष्य के विजन पर विस्तृत बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गरीब वंचितों के कल्याण को समर्पित केंद्र की मोदी सरकार, 12 वर्ष के कार्यकाल पर पीएम का संदेश, सभी को सम्मान और अवसर देना सरकार का प्रमुख उद्देश्य। देश के वीरों का हुआ सम्मान, राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का पहला चरण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 51 वीरता पुरस्कार। इंडी गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक, कई विपक्षी दलों ने बनाई दूरी। भाजपा बोली आज धरातल पर इंडी गठबंधन के किसी दल का कोई वजूद नहीं, पहले सुलझाएं आंतरिक कलह। टीएमसी को लगा एक और बड़ा झटका, अब 20 से ज्यादा सांसदों ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। एनडीए का करेंगे समर्थन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा पत्र। और पश्चिम बंगाल बना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपनाने वाला 36वां प्रदेश। नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, सीएम ने कहा योजना का विरोध करने वाली टीएमसी को जनता ने किया विदा। तो सबसे पहले बात इंडी गठबंधन की बैठक की कर लेते हैं। सत्ता को घेरने का दावा करने वाला विपक्ष आज भी अपने ही अंतर्विरोधों से घिरा हुआ नजर आया। कभी सीटों पर संग्राम, तो कभी नेतृत्व पर विवाद और कभी सहयोगी दलों की नाराजगी। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो गठबंधन खुद एक सुर में बोलने को तैयार नहीं है, वो देश के सामने मजबूत विकल्प कैसे पेश करेगा। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन गैर हाजिर सहयोगियों और भीतर की खींचतान ने विपक्षी एकता के दावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक की यह विशेष रिपोर्ट। चुनावी बिसात पर राजनीतिक चमक की तलाश में 2 साल बाद एक बार फिर इंडी गठबंधन के बैनर तले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दल शामिल हुए। 5 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन इन मुद्दों पर आगे भी बैठकें आयोजित करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां हर 2 महीने में बैठक करेंगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। कांग्रेस के आमंत्रण पर एक साझा रणनीति तय करने के दावों के बीच हुई इंडी गठबंधन की बैठक विपक्षी पार्टियों के अंतर्कलह को लेकर भी चर्चा में रही। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे कई दल बैठक से दूर रहे, वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी केवल वर्चुअल तरीके से ही बैठक में शामिल हुए। विजय की पार्टी टीवीके ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया। बैठक से पहले भी कई दलों ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे।
सीपीएम ने कांग्रेस के रवैये पर जहां अपनी नाराजगी जताई थी, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के सुर सुनाई दिए थे। शायद यही कारण है कि एनडीए नेताओं ने इंडी गठबंधन की बैठक को पूरी तरह फ्लॉप शो करार दिया है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। इनकी हार हुई है, इसलिए उनका मोरल पूरी तरह टूट गया है। अभी ये कुछ तो दिखाने के लिए ये साथ में आने की कोशिश में है। आप पार्टी भी नहीं थी, डीएमके भी नहीं थे और टीवीके भी नहीं थे। अभी इनको डर है कि इंडिया अलायंस में जाएंगे तो हारेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडी गठबंधन के सामने एनडीए को चुनौती देने से पहले अपने आंतरिक कलह और समन्वय की कमी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दल अपने राजनीतिक मतभेदों के साथ साथ चलते हैं या फिर अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग का वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयां कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है? बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल में सत्ता का सिंहासन बचा रह गया, लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस का संगठन बिखरने की कगार पर पहुंच गया है?
कभी अजय माने जाने वाली पार्टी आज बगावत, इस्तीफों और आरोपों के भंवर में घिरी दिखाई दे रही है। एक और पार्टी के भीतर असंतोष के सुर मुखर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो यानी कि सत्ता से भी गए और अब पार्टी से भी हाथ धो रही है ममता बनर्जी। कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। आखिर टीएमसी में यह सियासी भूचाल कितना बड़ा है और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? इस बीच टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर सीआईडी की एक टीम पहुंची, जिसने अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस भेजकर कल शाम 5 बजे तक सीआईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। तो पश्चिम बंगाल की पल पल बदलती सियासत पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजय दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सत्ता हाथ से क्या गई, पार्टी ही तिनके की तरह बिखरती दिख रही है। पार्टी के भीतर असंतोष, बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय थी, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत का ऐलान कर दिया। पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दिया। इसके बाद टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने भी पार्टी से अलग होने का फैसला सुना दिया। इस्तीफे के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार ने पार्टी को जनता से दूर कर दिया है। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार का कहना है कि पार्टी के करीब 20 लोकसभा सांसद एनडीए का समर्थन करने के पक्ष में हैं और इस संबंध में लोकसभा स्पीकर को पत्र भी भेजा जा चुका है। जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। आरजीकर में जो हुआ था उसका असर देखिए, सिर्फ आरजीकर के लिए नहीं था, वो एक तो दिल में हजारों कारण था जिसके लिए आम जनता खफा हो गए थे, वो नहीं निकल रहा था। जैसे आरजीकर घटा, सारे जनता सड़क पर आ गए। हालांकि इस दावे पर टीएमसी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के बीच टीएमसी के निष्कासित नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी भी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं भाजपा ने टूट की अटकलों पर टीएमसी के नेतृत्व पर करारा तंज कसा है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जो, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। एक ओर पार्टी के पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के अपराधी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी है। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने भी टीएमसी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। दिल्ली से अजीत द्विवेदी और कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज।
सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। न्यू बॉल 40 गेम्स। यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है? बिल्कुल। वाह, चैंपियंस कीपिंग सिंपल है। बॉब ईपे वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। नए भारत की विकास गाथा में आज नारी शक्ति केवल सहभागी नहीं बल्कि परिवर्तन की सबसे सशक्त वाहन बनकर उभरी है। और ये उसका सबसे बड़ी वाहक बनी है कि किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाए। शिक्षा, स्वावलंबन, उद्यमिता और नेतृत्व के हर क्षेत्र में महिलाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकारी योजनाओं ने इस बदलाव को नई गति दी है। बेटी से लेकर लखपति दीदी तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक, देखिए कैसे नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प को एक नई दिशा दे रही है। – 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। महिलाएं अब कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी से आगे बढ़कर विकसित भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल दी है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हो गया है। आज देश के स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी लगभग 48% तक पहुंच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए करोड़ों परिवारों ने बेटियों के भविष्य के लिए बचत शुरू की।
I believe that India has always given respect to its women. In Vedas it is written yatra naristu पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. हमारे देश में सुधार दिखाई दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में काफी बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक 10.55 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह योजना केवल स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और समय तीनों को नई मजबूती दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव की नई नींव रखी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आज देश में 93.61 लाख स्वयं सहायता समूह से 10.2 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं। इन समूह ने अब तक 12.18 लाख रुपए से ज्यादा बैंक ऋण तक पहुंच बनाई है। इसी नेटवर्क की ताकत पर आगे बढ़ रहा है लखपति दीदी अभियान। मार्च 2025 तक करीब 1.5 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा आय अर्जित करने लगी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के साथ महिलाओं को जोड़ने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना नई ग्रामीण क्रांति का प्रतीक बन रही है। 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। साल 2023-24 में 1094 ड्रोन महिला समूहों को वितरित किए गए। भारत की बेटियां अब सीमा सुरक्षा से लेकर फाइटर कॉकपिट तक नई जिम्मेदारियां निभा रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश के बाद 2025 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स पास आउट हुई। 2026 तक कुल 158 महिला कैडेट्स एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। महिला अधिकारी फाइटर पायलट, युद्धपोत अधिकारी और वरिष्ठ कमांड पदों तक पहुंच रही है। यह बदलते भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनाओं ने महिला उद्यमिता को नई ताकत दी है। मुद्रा योजना के तहत मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि कुल राशि 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली है। वहीं जेम के वोमनिया प्लेटफॉर्म पर 2.1 लाख से ज्यादा महिला उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। आज महिलाएं स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही हैं। 12 सालों में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है कि करीबन 73 लाख लेडी को ट्रेन किया गया है, लेडीज को ट्रेन किया गया है कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार 131वां संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और बिल पास नहीं हो सका। ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं। वहीं अनुच्छेद 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को समान संपत्ति और कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुए। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने से कामकाजी महिलाओं को नई सहूलियत मिली। कुल मिलाकर 12 सालों में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही। बेटी की शिक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक और गांव के स्वयं सहायता समूह से लेकर संसद तक भारत की महिलाएं अब विकास यात्रा की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार की बीते 12 वर्षों की उपलब्धियों और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई बदलाव देखे। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा। हम हमेशा
अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जन धन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को लाभ मिला। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिए डीडी न्यूज का विशेष पॉडकास्ट जिसमें रेल, डिजिटल इंडिया और नए भारत के विजन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तृत बातचीत की है। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घड़े। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मण के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है? बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विकास की रफ्तार, तकनीक का विस्तार और आत्मनिर्भर भारत का बढ़ता आत्मविश्वास, इन सब के बीच देश के परिवर्तन की कहानी को आकार देने वाले प्रमुख चेहरों में से एक हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। न्यूज नाइट में अब देखिए डीडी न्यूज का विशेष पॉडकास्ट जिसमें रेल, डिजिटल इंडिया और नए भारत के विजन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से बातचीत की है। नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने 2 बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा के दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ?
क्या कुछ रही कहानी, आगे क्या कुछ हो सकता है, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की? इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले जाएं, 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी। कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया। फिर आया कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला। भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज़ 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, नई रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ को काम और ज़्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ में। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी के कारण आज भारत 6 to 8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा। और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफ़ी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं में जो कुछ भी बदलाव, उससे जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हज़ार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रीफाई कर चुके। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया। जो पुरानी पटरियाँ थी, हालत बहुत ख़राब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सब को रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 1,300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 किलोमीटर
1300 स्टेशन में से करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्ज़रलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्ज़रलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। पुराने कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज़्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, उनको वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, उन सब के साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज़्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं जी। तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कंप्लीट किया। ओके सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है PPP को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है? ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने? पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी। बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली PPP मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रीफाइड रेलवे। सर, चूँकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के ज़रिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूँकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट ज़रूरी होता है। वहाँ पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं? सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था। 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए। आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और पीएम प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये 3 चीज़ें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए जब सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 321 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 324 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर मोस्ट मॉडर्न डिज़ाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला,
मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिज़ाइन की हुई ये चिप्स है। ओके। ये चिप्स स्टूडेंट के डिज़ाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिज़ाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस टेस्ट कर, बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज़ भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज़ करके बच्चे, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिज़ाइन की और मैन्युफैक्चर की। 20 से ज़्यादा नहीं गिन पाए। वाह। तो अब 2 सालों में, अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं? बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है। विद इन 4 इयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिज़ाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना। और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा, इसमें हमारा फोकस रहेगा डिज़ाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे जी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है। ओके सर, एक चीज़ हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फ़ोन का एक बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहाँ पर हम आगे का सफ़र कैसे देख रहे हैं? बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है। आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल ब्लॉक दिखेगा, स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट? जी जी। इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको, ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है कि ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट? इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आगे। इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। करीब 250 फैक्ट्री होंगी और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड US। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देश से, भारत से एक्सपोर्ट होने लगी। तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज़ करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना। सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूँ तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफ़ी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पे ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर
रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफ़ी उस पर अपनी बात जो बहुत ही मजबूती के साथ रखा था। इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके ज़रिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है, वो अगर बता सकें। ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज़ के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं। घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं। उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज़ कर देता था और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फ़ोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। और ऑन एन एवरेज सोसाइटी, मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में 1 सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला। उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था। और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब मैं परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जाम्पल्स। लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए, ये बात ठीक है आपकी, तो आप कैसे उस पर रोक लगाने ये की बात बात ठीक कर है। रहे हैं? देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो कुछ हद तक, मतलब 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीक़ों से करने का प्रयास करते हैं। चाहे कोई भी, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो, तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है। और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके। ओके सर, अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जो टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट एआई। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिस पे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी। और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज़ में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल, और टेलीकॉम में एआई का रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी। जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम लगातार
एंगेज्ड हैं। किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नेस्कॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICTE के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है, आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे, उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है। अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष पॉडकास्ट, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। PM श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा UPI ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे UPI ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे UPI ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर UPI ट्रांजैक्शन के लिए सही है? बिल्कुल। वाह, चैंपियंस कीपिंग सिंपल है। बॉब ईपे, one UPI ऐप for everyone. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ गया है। इसे लेकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ ही पश्चिम बंगाल देश का 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर देखे जाए तो 36वां राज्य बन गया है, जहां पर यह स्वास्थ्य योजना अब लागू कर दी गई है। न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।